बच्चों तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी कार्डियोलॉजी की एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद एनाटॉमी देखेंगे हार्ट की। उसके बाद हम इसकी फिजियो को देखेंगे और एट द एंड हम इसकी पैथो को और फार्मा को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो इसकी बेसिक है, बेसिक में से कौन से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसकी एम्ब्रियो के अंदर आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कार्टेजिनस सिंड्रोम। ठीक है जी। तो कार्टेजिनस सिंड्रोम के अंदर काइंडली याद रखिएगा सर, यहाँ पर जो हमारे पास डायनिन प्रोटीन होती है, डायनिन प्रोटीन के अंदर हमें एब्नॉर्मल मतलब कि म्यूटेशन होती है, क्या उसकी सही फॉर्मेशन नहीं होती। डायनिन प्रोटीन के अंदर सही फॉर्मेशन ना होने की वजह से आपकी जो सीलिया है, सीलिया की सिंथेसिस नहीं होती। और जब आपके पास सीलिया की सिंथेसिस नहीं होगी तो सीलिया के बच्चों जितने भी फंक्शन है, चाहे वो आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर है, चाहे वो आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, चाहे वो आपके पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर है, तो यहाँ पर जो जो इनके इंडिविजुअली फंक्शन होंगे आपके सीलिया के, वो सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास लॉस हो जाएंगे। और अगर इसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे तो क्या आपके पास जो पेशेंट है वो हमारे पास नॉर्मली डेवलप होगा? नहीं सर, नहीं नॉर्मली डेवलप होगा। तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर कौन सा सिंड्रोम होगा? डेट इज कार्टेजिनस सिंड्रोम। कार्टेजिनस सिंड्रोम का पेशेंट कैसे आएगा? बार बार उसको साइनोसिस होगी। उस पेशेंट का जो हार्ट होगा वो राइट साइड की तरफ होगा, जिसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। और उस पेशेंट के अंदर इरेक्टाइल मतलब उस पेशेंट के अंदर ना पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ आ सकता है। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास पेशेंट के अंदर के जो उसके स्पंज की फॉर्मेशन होती है या जो उसकी मूवमेंट होती है उसके लिए आपको सीलिया की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सीलिया एब्सेंट है, तो इस वजह से पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ या इवन दो इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट कर सकेगा। ठीक है जी। तो ट्राइएड क्या होगा? डेक्स्ट्रोकार्डिया, साइनोसिस है एंड द इनफर्टिलिटी। अगर ये तीन सिम्टम आपको नजर आए तो पेशेंट हमारे पास कार्टेजिनस सिंड्रोम का हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं जी, आपके पास इंटर एट्रियल सेप्टम है चाहे का इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो अगर आपकी किसी भी सेप्टा के अंदर डिफेक्ट हो तो पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है सर? या तो एएसडी हो सकता है या पेशेंट के अंदर क्या है, वीएसडी हो सकता है। ठीक है जी। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होता है बच्चों? वो आपका होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो मोस्ट कॉमन होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से आपको कौन सा मरमर सुनाई देता है? ये भी आपने याद रखना है, डेट इज होलो सिस्टोलिक मरमर। ठीक है। तो होलोसिस्टोलिक मरमर सर हमें कहाँ कहाँ पर सुनाई दे सकता है बच्चों? उसमें आपने सबसे पहले वीएसडी याद रखना है, एयोटिक रिगर्गिटेशन आपने याद रखना है। उसके बाद ईएसडी के अंदर भी आपको रिगर्गिटेशन होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई दे सकता है। उसके बाद आपके पास मिट्रल रिगर्गिटेशन के अंदर, ये सारी कंडीशंस के अंदर आपको होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फोरामेन ओवेल। नॉर्मली बच्चों जब आपके पास इंटर एट्रियल सेप्टम बढ़ रहा होता है तो ये जो आपके पास सेप्टम प्राइमम और जो सेप्टम सेकेंडम है ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और हमारे पास राइट एट्रिया से जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया की तरफ नहीं जाता। ठीक है। इन केस अगर आपका सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम आपस में फ्यूज ना हो तो इट मींस सर देयर इज अ होल बिटवीन दीस टू लेयर। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास होल होगा और इसकी वजह से राइट साइड से ब्लड आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ जा सकता है। पेशेंट आपके पास साइनोसिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी सर राइट टू लेफ्ट शंट होगा, क्या है, जब भी राइट टू लेफ्ट शंट होगा पेशेंट हमारा साइनोसिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं सर, मैं आपको पहले ऑलरेडी बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये बच्चों सबसे मोस्ट कॉमन होता है और उसके बाद आपने इसका मरमर याद रखना है। ठीक है जी। अब वीएसडी के अंदर जो दो आपके पास डिफेक्ट हो सकते हैं, या तो मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट होता है या हमारे पास स्मूथ मसल्स के अंदर होता है। ठीक है जी। तो ये मोस्ट कॉमन जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है बच्चों हमारे पास मेम्ब्रेनल साइड की तरफ होता है, क्योंकि इसमें दो साइड्स होती है, ऊपर से आ रही होती है एंडोकार्डियल कुशन से और एक नीचे से हमारे पास मेम्ब्रेनल लेयर जा रही होती है और ये दोनों आपस में फ्यूज होती हैं। लेकिन अगर ये फ्यूज ना हो, आपके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर्ली डेवलप ना हो तो पेशेंट आपके पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है जी। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है जी, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, ये इनके आपने डेरिवेटिव्स देख लेने हैं। ये जो डेरिवेटिव्स है ना सारे आप ना भी देखिएगा, लेकिन जो डक्टस आर्टियोसिस और जो डक्टस विनोसिस का मतलब डेरिवेटिव्स है ना, देखो लेट्स सपोज डक्टस आर्टियोसिस है, उससे हमारे पास बनता है लिगामेंट आर्टियोसम। ठीक है जी। और डक्टस विनोसिस उससे हमारे पास क्या बनता है, लिगामेंट विनोसुम। मतलब आपने याद रखना, देखो ए से ए फिर वी से वी, तो डक्टस आर्टियोसिस है लिगामेंटम विनोसिस और डक्टस आर्टियोसिस है लिगामेंट आर्टियोसम। ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। आगे आते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, डेट इज द फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन के अंदर ना बच्चों हम बात करते हैं तीन शंट्स की। यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, तीन शंट्स होते हैं। सबसे पहला शंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है सर? सबसे पहला शंट हमारे पास डक्टस विनोसिस है, यहाँ पर दैट इज सॉरी ये ऊपर डक्टस विनोसिस पहला शंट है। डक्टस विनोसिस जो लीवर को बाईपास करके इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा शंट आता है आपके इंटर एट्रिया के दरमियान में, यहाँ पर ये सेकंड आपके पास शंट है। तीसरा शंट आता है डक्टस आर्टियोसिस, मतलब कि आपके पास अयोटा से ब्लड कहाँ पर जा रहा होता है, हमारे पास सॉरी पल्मोनी आर्टरी से ब्लड कहाँ पर जा रहा होता है,
अयोटा के अंदर, क्योंकि बच्चे के जो लंग्स है सर, लंग्स आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग, तो इस वजह से हम राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ नहीं भेजते बच्चों, लंग्स की तरफ हम नहीं भेजते। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, डक्टस आर्टियोसम होता है, जो क्या करता है, ब्लड को पकड़ के आर्टरी से आपकी ब्लड सर्कुलेशन में फेंक देता है, ठीक है, जिससे आपका ब्लड लंग्स की तरफ नहीं जाता बल्कि पूरी बॉडी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। 3 शंट्स होते हैं, डक्टस आर्टियोसिस, उसके बाद इंटरएटियल शंट, एंड द लास्ट वन इज द डक्टस आर्टियोसम, ठीक है, विनोसिस एंड आर्टियोसम एंड इंटरएटियल। ये चीज आपने इसके अंदर याद रखनी है। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो बच्चों ये है, अगर आपने अपना डक्टस आर्टियोसिस, डक्टस आर्टियोसम का अगर आपने ओपन रखना है तो उसके लिए आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ से रिलीज होते हैं बच्चों, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके इस डक्टस आर्टियोसम को ओपन रखते हैं। अब जैसे डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा कट ऑफ हो जाता है, आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये सेक्रेट नहीं होते, जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स सेक्रेट नहीं होंगे तो जो डक्टस आर्टियोसम है वो आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने किसी बच्चे के अंदर डक्टस आर्टियोसम को ओपन रखना है, लेट्स सपोज कोई पेशेंट आपके पास टेट्रोलॉजी पैलेट का आ जाता है, या हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स का पेशेंट आ जाता है, तो उसके अंदर हम डक्टस आर्टियोसिस को ना ओपन रखते हैं। तो बच्चों उसको ओपन रखने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोस्टाग्लैंडिन बाहर से देने पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखना है, प्रोस्टाग्लैंडिन डक्टस आर्टियोसिस को ओपन रखते हैं। अगर आपने इसको क्लोज करना है कि आपका लेट्स सपोज बच्चे को 5 से 7 दिन हो गए, अभी भी उसके अंदर पीडीए है, अभी भी कंटिन्यूस मरमर सुनाई दे रहा है, अभी भी मशीनरी मरमर सुनाई दे रहा है, तो उसके अंदर अगर आपने क्लोज करना है डक्टस आर्टियोसिस को, तो आप उस पेशेंट को एनसिड्स दोगे। एनसिड्स क्या करेंगे बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट होंगे, डिक्रीज अमाउंट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, इट कैन लीड टू द क्लोजिंग ऑफ योर डक्टस आर्टियोसिस, ठीक है बच्चों, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं जी सर, हार्ट की एनाटॉमी। बच्चों हार्ट की एनाटॉमी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात यहाँ पर याद रखनी, वैसे तो इसकी जो एनाटॉमी है वो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन आपने याद रखना है लेफ्ट एट्रियम। क्या याद रखना है, लेफ्ट एट्रियम। अगर आपके लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होती है, लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ता है, तो काइंडली याद रखिएगा इसका साइज बढ़ने की वजह से पीछे जो आपकी लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, पीछे आपकी जो एसोफेगस है, वो एसोफेगस और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व क्या हो जाती है, कंप्रेस। लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होने की वजह से आपकी एसोफेगस, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये कंप्रेस होंगी। पेशेंट हमारे पास कैसे आ सकता है बच्चों, डिस्फेजिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, और पेशेंट हमारे पास होर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और इस सिंड्रोम को बच्चों क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड द ओटनर सिंड्रोम। व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन द ओटनर सिंड्रोम सर, इफ देयर इज अ मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से ब्लड आपके पास लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाता, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ज्यादा आता है, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम डायलेट कर गया। डायलेशन की वजह से जब इसकी लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होगी ना, तो आपके पास एसोफेगस और जो आपके पास लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेस होंगी, पेशेंट ऑटनर सिंड्रोम के साथ आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो आपके पास हार्ट का सबसे पीछे वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, वो है लेफ्ट एट्रियम, और आपके हार्ट का सबसे आगे वाला पोर्शन कौन सा है, जो सबसे एंटीरियर है, वो आपका है राइट वेंट्रिकल, ठीक है जी, काइंडली याद रखिएगा। अगर आपको कोई आगे से स्टैब करता है तो आपके हार्ट का कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा बच्चों, वो आपके पास है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये बात को आपने मेक श्योर कराना है, ठीक है। क्रोनी ब्लड सप्लाई आप सबको पता है, राइट क्रोनी आर्टरी होती है, लेफ्ट क्रोनी आर्टरी होती है, आगे हमारे पास जो लेफ्ट होती है उससे लाडा निकलती है, उससे हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी निकलती है। ये कॉमन सी एनाटॉमी, ये आप सबको पता होगी। मोस्ट कॉमनली याद रखिएगा लाडा, मोस्ट कॉमनली जो आपके पास आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट होता है आपके पास लाडा होती है, जिसकी वजह से पेशेंट एंटीरियर एमआई के साथ क्या होता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, आगे हम इसकी स्टार्ट करते हैं बच्चों फिजियोलॉजी, ठीक है जी। फिजियो के अंदर सबसे पहले हम ना इन टर्म्स का मतलब समझते जाएं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, अगर आपका हार्ट एक दफा कॉन्टैक्ट करेगा और जो ब्लड को बाहर निकालता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, प्री लोड बढ़ता है, आफ्टर लोड कम होगा, तो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास लेट्स सपोज आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है 100 ml, कॉन्ट्रैक्ट करके आपने 100 में से 60 को बाहर फेंक दिया, तो बच्चों ये जो आपने बाहर फेंका ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम एक कॉन्ट्रैक्शन में, वो जो आपका रिमेनिंग रह गया ये आपका प्री लोड है, ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सर कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर मैं कैटाकोलामीन्स को इंक्रीज करवाता हूँ, आपके एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन को अगर इंक्रीज करवाते हो, अगर आप इंट्रासेलुलरली कैल्शियम को इंक्रीज करवाते हो, तो इन तमाम रीजंस की वजह से आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज है। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज, आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो, या हार्ट फेलियर है, या एसिडोसिस का पेशेंट है, या जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का पेशेंट है, इन सब के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास से कम हो जाता है। इन तमाम के रीजन हमने अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं प्रीलोड। व्हाट इज द प्रीलोड, द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। कॉन्ट्रैक्शन से पहले लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जितना भी ब्लड रुकता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीलोड कहते हैं।
उसके लिए आपका हार्ट जितनी भी काम करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है बच्चों, उसको हम कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। आफ्टर लोड क्या होता है बच्चों? आफ्टर लोड होता है ये जो आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, देखो द प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है, जो टेंशन होता है, जिसके अगेंस्ट आपके हार्ट को काम करना पड़ता है, उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। ठीक है, अगर आप वेजोडाइलेटर्स दोगे तो आपका आफ्टर लोड कम होगा, अगर आप वेजोकंस्ट्रिक्टर दोगे तो आपका आफ्टर लोड इंक्रीज हो सकता है। आगे आते बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम को निकालने का तरीका। अगर आप अपने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू द एंड डायस्टोल वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकाल दो तो आपका क्या बन जाएगा? दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है जी, लेट्स सपोज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपका 100 है, जिसको हम प्री लोड भी कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपका 40 है, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या बच्चों? कि जितना भी हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आता है, मतलब ना इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद आपके पास जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बचा हुआ है, दोनों को आपस में डिवाइड करो तो इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाती है। इजेक्शन फ्रैक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन बच्चों आपके पास होती है 45 से लेकर, मतलब कि 50 से प्लस लगा लेते हैं जनरली, 50 से प्लस आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि आप जब इकोकार्डियोग्राफी देखते हो ना तो वहां पर आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन लिखी होती है। बच्चों अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से कम है, पेशेंट आपके पास क्या आता है? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के साथ। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से ज्यादा है तो पेशेंट आपके पास डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के साथ आता है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे आते हैं सर, फिजियो के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कार्डिक आउटपुट का, जिसके अंदर आपने कार्डिक आउटपुट अगर फाइंड करनी है बच्चों, उसके लिए आपने स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को क्या कर देना है? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स सपोज आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? मैं कहता हूँ 60 है। हार्ट रेट अभी आपकी कितनी है? क्योंकि एग्जाम करीब है तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज है, मैं 100 कर लेता हूँ। तो बच्चों ये 6000 क्या हो गया आपके पास? ml, दैट इज योर कार्डिक आउटपुट इन अ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपकी इतनी कार्डिक आउटपुट होती है। आपको वैल्यू दी जा सकती है, आपने इस फार्मूले को क्या रखना है? याद रखना है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज अ पल्स प्रेशर। काइंडली याद रखिएगा व्हाट इज अ पल्स प्रेशर। अगर मैं आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर दूं तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। लेट्स सपोज आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 120, डायस्टोलिक कितना है? 80, दोनों को माइनस करो 40, 40 इज योर पल्स प्रेशर। आगे आते बच्चों, पल्स प्रेशर इंक्रीज कैसे हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पल्स प्रेशर हमारे पास डिक्रीज कैसे हो सकता है? ये देखो, अब इसमें से ना आपने एक चीज याद रख लेनी है, हाइपरथायरॉइडिज्म वाला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर हाइपरथायरॉइडिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछते हैं कि सर हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से पल्स इंक्रीज होती है या डिक्रीज? तो काइंडली याद रखिएगा, हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से आपके पास जो पल्स प्रेशर वो इंक्रीज है, आयोटिक रिगर्गिटेशन है, आयोटिक स्टिफनेस, इन सब की वजह से पल्स प्रेशर इंक्रीज है। हाँ, डिक्रीज कब होती है? काइंडली याद रखिएगा, अगर आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक नहीं है ना, चाहे वो कार्डियोजेनिक शॉक है, चाहे आपके पास कार्डिक टेम्पोनेट है, आपकी पल्स प्रेशर ड्रॉप हो जाएगी। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यहाँ पर भी कोई पूछा नहीं जाता। ये सिंपल है। इनोट्रोपी क्या होता है? आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कैटाकोलामिन्स दो, डोपामिन दो, डाइजोक्सिन दो, या एक्सरसाइज करोगे तो आपकी इनोट्रोपिक एक्टिविटी बच्चों क्या हो जाती है? इंक्रीज है। अगर आपने वीनस रिटर्न बढ़ाना है पेशेंट को, क्या करो? फ्लूइड दो, मतलब आईवी फ्लूइड देने से क्या इंक्रीज होता है बच्चों? आपका वीनस रिटर्न आपका इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों आपकी जो विगस डायग्राम, विगस और प्रेशर वॉल्यूम लूप्स और कार्डिक साइकिल, इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम लोब। इसी के ऊपर हमने कम से कम को 2 लेक्चर्स दिए थे रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो इसको याद रखने का मैं अक्सर आपको एक तरीका बताता हूँ, आपने इसके 4 पॉइंट्स बनाने। इस तरह आपने इसके क्या बना लेने? 4 पॉइंट्स बना लेने। सबसे पहले पॉइंट पे आपने लिखना है मिट्रल वाल ओपन, मिट्रल वाल क्लोज, आयोटिक वाल ओपन, आयोटिक वाल क्लोज। ठीक है जी, जो मैंने आपको शायद मोमो और मतलब कि कैप के नाम से निमोनिक भी याद करवाया। ठीक है, तो बच्चों जब आपका मिट्रल वाल ओपन होगा तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर को हमने देखना है। अगर आपका मिट्रल वाल ओपन होगा तो आपके पास क्या होगा? मिट्रल वाल ओपन होने से सर हमारे पास जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अचीव हो जाएगा, लेट्स सपोज 100 या 120 है, तो उसके बाद हमारे पास मिट्रल वाल को हम क्लोज करेंगे, उसका आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। मिट्रल वाल क्लोज होने के बाद प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब इतना प्रेशर आप इंक्रीज कर लो कि आपका आयोटिक वाल से ज्यादा हो जाए, तो आप आयोटिक वाल को ओपन करके सारे ब्लड को क्या कर देते हो? बाहर फेंक देते हो। तो काइंडली ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए ना जी, 4 पॉइंट्स आप याद रखोगे, इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू जाएगा आप उसको इजीली सोल्व आउट कर लोगे। ठीक है, ये भी सारा फिगर डायग्राम से। आगे है जी सप्लिटिंग। एनआरई के अंदर इसमें से सप्लिटिंग और मरमर में से एमसीक्यू आता है। मेन टॉपिक आपका ये है। तो बच्चों सबसे पहले तो फिजियोलॉजिक सप्लिटिंग आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली हमें कैसी चीज नजर आती है जो सप्लिटिंग होती है ना, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के अंदर आपकी जो हार्ट साउंड होती है ना S1 और S2, बच्चों इनके दरमियान भी सप्लिटिंग होती है, क्योंकि हमें पता है S1 कब बनती है सर? जब मेरे पास मिट्रल वाल्व और जब ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं ना तो आपकी S1 सुनाई देती है। S2 कब बनती है? जब आयोटिक वाल्व और जो आपके पास पल्मोनी वाल्व है
जब ये क्लोज होंगे तो आपके पास बच्चों S2 बनती है। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, मिट्रल वाल को लेट क्लोज करता हूँ या आयोटिक वाल को अर्ली या लेट क्लोज करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे पास स्प्लिटिंग हो सकती है, मतलब कि इनकी साउंड के अंदर डिफरेंस आ सकता है। बच्चों सबसे पहले जो आपको एमसीक्यूज पूछा जाना है वो है वाइड स्प्लिटिंग से। वाइड स्प्लिटिंग से और फिक्स्ड स्प्लिटिंग से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि किन कंडीशंस के अंदर आपको ये नजर आ सकती हैं। तो काइंडली याद रखिएगा, वाइड स्प्लिटिंग जब भी आपके पास पल्मोनरी वाल में मसला होगा ना, तब आपके पास वाइड स्प्लिटिंग हो सकती है। जैसा कि देखो, सबसे पहले राइट बंडल ब्रांच है, क्योंकि राइट बंडल ब्रांच भी आपकी राइट साइड को ब्लड सप्लाई करती है, और राइट साइड की तरफ आपके पास क्या पल्मोनी वाल्व है। इसके अलावा अगर मेरे पास पल्मोनी स्टेनोसिस हो जाए, देखा पल्मोनी स्टेनोसिस, तो अगर राइट हार्ट की तरफ बच्चों मसला है तो वाइड स्प्लिटिंग है। अगर पेशेंट के अंदर एएसडी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, तो फिक्स्ड स्प्लिटिंग है। ये एमसीक्यू आपको आएगा ही आएगा। फिक्स्ड स्प्लिटिंग से एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है। बच्चा होगा, उसके अंदर आपको कंटिन्यू साउंड सुनाई दे रहा होगा, वो आपके पास फिक्स स्प्लिटिंग होगी, और वो बच्चा कौन सा होगा, एएसडी का। आगे बच्चों पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग का मतलब है उल्ट हो जाना। नॉर्मली तो आपके पास पहले एयोटिक वाल्व क्लोज होता है, फिर पल्मोनिक वाल्व क्लोज होता है ना, लेकिन पैराडॉक्सिकल में आपने याद रखना उल्ट है। मतलब कि पहले आपका पल्मोनी वाल्व क्लोज हो जाता है, आयोटिक वाल्व आपके पास क्या होता है, लेट क्लोज होता है। और आयोटिक वाल्व क्यों लेट क्लोज हो रहा है, लेफ्ट बंडल ब्रांच का मसला हो सकता है, या आपके पास क्या लेफ्ट आयोटिक स्टेनोसिस या रिगर्गिटेशन हो सकती है। मतलब कि पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में लेफ्ट साइड की तरफ मसला होगा, फिक्स्ड स्प्लिटिंग में एएसडी है, वाइड स्प्लिटिंग में राइट साइड की तरफ मसला होगा। आगे आते हैं बच्चों आपके पास मर्मर्स की तरफ, कि सर हमारे पास कौन कौन से मर्मर्स हैं, और इनमें से आपको पता है एमसीक्यूज आता है। इवन तो यूएसएमडी एग्जाम के अंदर इसमें से 2 एमसीक्यूज आते हैं, और आपकी जो ये है एनआरई के अंदर यहाँ से एमसीक्यूज आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले सर आपको ना 4 पॉइंट्स का पता होना चाहिए, कि जहां जहां पर आप क्या कर सकते हो, मर्मर्स को सुन सकते हो, तो आपको इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले राइट साइड की तरफ हमने सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को सुनना है। फिर ये देखो फर्स्ट है एंड द सेकंड, यहाँ ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ पर आप हार्ट साउंड सुनते हो, ये आपके पास सेकंड पॉइंट है। इसके बाद फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये आपका थर्ड पॉइंट है। फिर आपके पास क्या है, मिड क्लेविकुलर लाइन, और लेफ्ट साइड की तरफ ये आपके पास फोर्थ पॉइंट है। आपने इनके वॉल के हिसाब से क्या रखना है, इनको याद रखना है। अगर पेशेंट के आयोटिक स्टेनोसिस है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अगर आयोटिक स्टेनोसिस होगी तो आपको राइट साइड की सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या सुनाई देगा, मरमर यहाँ पर आपको सुनाई देगा। क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर होता है, जो आपको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर सुनाई देता है। सिनेरियो क्या होगा, 60-70 साल का बाबा होगा, 60-70 साल का बाबा होगा, उसके राइट साइड की सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर आपको क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर सुनाई देगा। इसका मतलब ये क्या, पेशेंट के अंदर आयोटिक स्टेनोसिस हो सकती है। बच्चों अगर आपको थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर और लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम के अंदर आपको यहाँ पर मतलब कि होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है, तो वो आयोटिक रिगर्गिटेशन हो सकती है। क्या हो सकती है, आयोटिक रिगर्गिटेशन। और वो किसकी वजह से होती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से होती है जी। और भी इसके रीजंस होते हैं, जिसमें आपकी आयोटिक जो रूट है ना, वो कंजेंटल से ही ना बने, मार्फन सिंड्रोम है, एहलर डैनर सिंड्रोम है, सबके अंदर आपको आयोटिक रिगर्गिटेशन क्या है, सुनाई देती है। तो राइट साइड की तरफ आयोटिक वाल्व, लेफ्ट साइड की तरफ पल्मोनी वाल्व। तो अगर आपको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस की तरफ यहाँ पर कोई मरमर सुनाई देता है, तो आपके पल्मोनी वाल्व के अंदर मसला होगा, पल्मोनी स्टेनोसिस हो सकती है, और पल्मोनी रिगर्गिटेशन हो सकती है। इसके अलावा जो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो आता है वो है मशीनरी मरमर। तो अगर बच्चा है, उसके लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर बच्चों आपको यहाँ पर कंटिन्यू मरमर सुनाई दे रहा है, कंटिन्यूसली अगर आपको इस जगह पर मरमर सुनाई दे रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा, पेशेंट के अंदर पीडीए होगा, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस होगी, मशीनरी मरमर होगा, कंटिन्यू मरमर, जो भी आपसे पूछा आपने उसको बताना, उसका ट्रीटमेंट बताएगा, तो आपने एनसीड दे देनी है। अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो आपने उसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे दी। ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर वो वर्डिंग यूज करता है, जो कि सबसे ज्यादा की जाती है, वो है आपके पास फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में बच्चों आपका मिट्रल वॉल प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको चाहे मिट्रल स्टेनोसिस है, चाहे मिट्रल रिगर्गिटेशन है, आपको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या है, यहाँ पर साउंड सुनाई देंगे, चाहे वो डायस्टोलिक मरमर हो सकता है, या आपके पास क्या है, क्योंकि रिगर्गिटेशन में आपको पता है होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई देते हैं, और मिट्रल स्टेनोसिस में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर एंड डायस्टोलिक मरमर आपको सुनाई देगा। तो ये एरिया मिट्रल वॉल का है, ये आयोटिक का है, ये पल्मोनिक का है, और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एप्स पॉइंट होता है। ठीक है जी, जहाँ पर आपको मतलब कि पल्मोनी रिगर्गिटेशन सुनाई देती है, जहाँ पर आपको वीएसडी सुनाई देता है। अगर कोई पूछे ना कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टर का मरमर जो मरमर है वो कहाँ पर सुनाई देता है, तो आपको लेफ्ट लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम या फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर आपको सुनाई देता है। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। बच्चों मरमर आप यहाँ पर देख सकते हो, आयोटिक स्टेनोसिस है, किसका कौन सा मरमर है, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो। एज देख लो, मैं आपको बताया था कि बच्चों एज वाला एमसीक्यू पूछा जाता है, और अगर वो अडल्ट है तो ये टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होगी, टर्नर सिंड्रोम वाली। ठीक है जी, उसमें भी आपको आयोटिक स्टेनोसिस सुनाई देता है। मीटर और ट्राइगस्पी रिगर्गिटेशन है बच्चों, होलोसिस्टोलिक है। मिटल वाल प्रोलैप्स है तो दरमियान के अंदर, क्योंकि आपको पता है मिटल वाल प्रोलैप्स क्या होता है, जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो आपका जो वॉल्व होता है वो ऊपर की तरफ रिगर्गिटेट कर जाता है,
उसकी वजह से आपको मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स की वजह से दरमियान के अंदर जाके साउंड सुनाई दे, इसको मिट्रल क्लिक भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये आपने चीज यहाँ पर याद। वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मैंने आपको पहले बताया हुआ है। होलोसिस्टोलिक मर्मर, काइंडली लिख लो, होलोसिस्टोलिक मर्मर कहाँ कहाँ पर सुनाई देता है? VSD, मिट्रल रिगर्गिटेशन एंड आयोटिक रिगर्गिटेशन, इस सब के अंदर आपको क्या सुनाई देता है? ऑलमोस्ट होलोसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है। ठीक है जी, आगे पेटेंट एक्टेसार्टियोसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर कंटिन्यू मर्मर होगा, ट्रीटमेंट के लिए आपने इस पेशेंट को एनसेड्स दे देने। आ गया जी मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है, इसके अंदर कोई एज इट एमसीक्यू यहाँ पर नहीं पूछा जाता, सिंपल है, बहुत से स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ फेज 0 जा रही है, कैल्शियम सोडियम का इन्फ्लक्स है, यहाँ पर जो हमारे पास फेज 1 और 2 है, यहाँ पर कैल्शियम और पोटाशियम का इन्फ्लक्स है, और ये जो आपके पास फेज 3 है, यहाँ पर पोटाशियम का ई फ्लक्स, पोटाशियम बायजार्ज, जिसको हम रीपोलराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, आगे बच्चों आते हैं ईसीजी के ऊपर। ठीक है जी, तो ईसीजी के ऊपर ना आपने 3-4 पॉइंट्स अपने ना याद, जब भी ईसीजी देखते होते हैं ना, तो बच्चों हमने ना पहले अपना रेगुलर रिदम देखना होता है। रेगुलर रिदम के अंदर क्या देखना है बच्चों? आपने पी वेव को देखना है, क्यू आर एस को आपने देखना, और टी वेव, पहले इसको नॉर्मल पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, नॉर्मल देखनी, और उसके बाद हम देखते हैं जब भी आपने ईसीजी देखनी है ना, सबसे पहले उसके अंदर आपने रिदम देखना है कि सर इसका जो रिदम है वो मुझे रिदम इसका रेगुलर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ से आर वेव लेनी है, और दोनों आर वेव के दरमियान में आपने बड़े जो लार्ज बॉक्सेज है इनको काउंट करना है। लार्ज बॉक्सेज जितने होंगे उनको आपने 300 से डिवाइड कर देना है। लेट्स को यहाँ पर 4 है, 4 से डिवाइड करो तो 4×7 = 28, 2 जगह 4×5 = 20, तो मतलब कि 75। इस पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो 75 हमारे पास। ठीक है, तो ये हार्ट रेट फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है। अगर आपने रिदम चेक करना है रेगुलर है या नहीं है, तो आपने जितने भी आर वेव है ना, इनके दरमियान में आपने डिस्टेंस देख लेना कि भाई हाँ रेगुलर है या रेगुलर नहीं है। ठीक है जी, तो हार्ट रेट फाइंड करने का ये सिंपल सा तरीका है। अगर इंक्रीज आएगी तो टैकीकार्डिया, सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, या वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। कम है तो ब्रैडीकार्डिया के साथ पेशेंट है प्रेजेंट कर सकता है। आगे बच्चों इसकी जो एएनपी और बीएमपी है, याद रखना एएनपी और बीएमपी कब रिलीज होते हैं? जब आपको हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर के अंदर एएनपी बीएमपी रिलीज होते हैं। ये क्या करवाते हैं? वैसोडाइलेशन, और उसके बाद ये करवाते हैं नाइट्रीजुरेसिस। ठीक है जी, और दोनों तरीके से आपके हार्ट के ऊपर ये क्या करते हैं? लोड को कम करते हो। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं कीमोरेसेप्टर, बैरोसेप्टर्स। कीमोरेसेप्टर क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिटेक्ट करेंगे। बैरोसेप्टर्स क्या है? जो प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अगर ऑक्सीजन कम है तो आपके ब्लड ब्रेन को मैसेज जाएगा भाई ऑक्सीजन कम है, हार्ट रेट को बढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड कम है या ज्यादा है, तो भी आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि भाई अपनी हार्ट रेट को कम या ज्यादा करो। तो देखो लेट्स सपोज आपके पास प्रेशर है कम, आपका ब्लड प्रेशर क्या है? कम, तो वेगस नर्व मैसेज देती है आपके बैरोसेप्टर से, और आगे जाती है कहाँ पर? न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटैरस से। न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटैरस आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज। इसमें से यार एमसीक्यूज आना ही आना आपको। कंजेंटल हार्ट डिजीज में से एमसीक्यूज आपको 110% अक्सर आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले पेटेंट एक्टस आर्टियोसिस है, पीडीए, सिंपल आपको पता है। पेशेंट के अंदर देखो, जब भी राइट टू लेफ्ट शंट होगा ना, राइट टू लेफ्ट शंट है, तो पेशेंट को साइनोसिस होगी। जब भी राइट टू लेफ्ट शंट है, चाहे वो आपके पास पीडीए की वजह से है, चाहे वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स की वजह से, चाहे ट्राइकास्पिडेटरी एरिया की वजह से, या टेट्रोलॉजी फेरेट की वजह से, वट एवर द रीजन, अगर राइट टू लेफ्ट शंट है तो आपको साइनोसिस हो सकती है। पीडीए के अंदर मशीनरी मर्मर है, आपको पहले बताया साइनोसिस होगी पेशेंट के अंदर। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, भाईजान इस पेशेंट के अंदर इसकी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसीजी ये चेस्ट एक्सरे अपीयरेंस। चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको एग लाइक अगर अपीयरेंस नजर आती है, तो पेशेंट की ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स होगी। आपने इस बंदे की उसी टाइम क्या करनी होती है? सर्जरी करनी होती है। सर्जरी करके आपने इस पेशेंट को ठीक करना है। ठीक है जी, आगे जी ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, जिसके अंदर आपके पास जो ट्राइकस्पिड है ना, ये वाल ट्राइकस्पिड वाला आपका एब्सेंट होगा। ट्राइकस्पिड वाला आपका एब्सेंट होगा तो बच्चा आपका जो राइट एट्रिया है ना, वो क्या करेगा? उसका साइज इन लार्ज हो जाएगा, जिस वजह से आपको ना टॉल पी वेव नजर आती है। टेट्रोलॉजी फेरेट में से एमसीक्यूज लगना ही लगना 110%। तो इसके अंदर बच्चों आपने याद रखना है 4 चीजें। क्या क्या चीजें होती है भाई? सबसे पहले इसके अंदर पल्मोनिक स्टेनोसिस होती है, फिर राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी है, फिर बीएसडी ओवर राइडिंग ऑफ अयोर्टा हो जाती है, फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। तो ये 4 डिफेक्ट हैं जो टेट्रोलॉजी फेरेट के अंदर आपको नजर आते हैं। बच्चा जब कराया करता है उसकी कंडीशन वर्स होती है, जब स्क्वाटिंग में जाता है तो उसकी सिम्टम क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। बच्चों एब्सटेन एनोमली को रिलेट किया जाता है लिथियम के साथ, कि अगर मदर को क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर है, और बाइपोलर डिसऑर्डर वाली मदर अगर लिथियम ले रही है तो बच्चे के अंदर एब्सटेन एनोमली हो सकती है। ठीक है जी, आगे आते हैं बच्चों लेफ्ट टू राइट शंट।
कौन सा शंट है? लेफ्ट टू राइट शंट। अब लेफ्ट टू राइट शंट के अंदर बच्चों हमें ज्यादातर साइनोसिस नहीं नजर आती, जैसे लेट साइनोसिस नजर आती। जब तक आपको एजनमिंगर सिंड्रोम डेवलप नहीं ना होता तब तक सिम्टम नहीं आती। वीएसडी हो गया, एएसडी हो गया, चाहे आपके पास पीडी है, पेटेंट एक्सेस आर्टियोसिस हो गया, इन तमाम कंडीशन के अंदर बच्चों आपको क्या नजर आएगा? साइनोसिस, लेट साइनोसिस नजर आएगी। कब? जब एजनमिंगर सिंड्रोम क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। मोस्ट कॉमन कौन सा है बच्चों? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। क्वार्कटेशन ऑफ अयोटा। क्वार्कटेशन ऑफ अयोटा का क्या मतलब है? अयोटा की नैरोइंग हो जाना। अब क्वार्कटेशन ऑफ अयोटा में याद रखना है, अपर लिम्स का जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होगा, लोअर लिम्स का ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है जी। ब्रेकियोफिमोरल पल्स आपको क्या है? डिले मिलती है इस पेशेंट के अंदर। ब्रेकियोफिमोरल पल्स आपको डिले मिलेगी। और दूसरे नंबर जो क्वार्कटेशन ऑफ अयोटा पेशेंट है, ये आपके पास टर्नर सिंड्रोम का होता है। ठीक है। आगे बच्चों हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन नॉर्मली आप सबको पता है, तो इसके अंदर एज ज्यादा, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन है। इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। बच्चों दोनों के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 180/120 से ज्यादा होता है। तो अर्जेंसी और इमरजेंसी के अंदर मैंने ट्रीटमेंट किसका करना है? इमरजेंसी का आपने ज्यादा ट्रीटमेंट अच्छे से करना होता है, क्योंकि इसमें एंड ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, पेशेंट की किडनी डैमेज हो जाएगी या आइज उसकी डैमेज हो जाएगी। हाइपरलिपिडीमिया साइन। हाइपरलिपिडीमिया साइन क्या? ये देखो जिंथोमास बन जाए, टेंडन जिंथोमा, ये आपके टेंडन के ऊपर। और ये किसके साइन है बच्चों? ये हाइपरलिपिडीमिया के साइन है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं वो ज्यादा हैं। अगर आपके 1000 से ज्यादा लिपिड्स हो जाएं, आपका एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड 1000 से ज्यादा हो जाए, पेशेंट के अंदर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज भी आपने यहाँ पर है याद रखनी है। अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर आपको पता है कि जो आपकी ब्लड वेसल वहां पर क्या बन जाता है? प्लेक। जब प्लेक बनेगा तो पेशेंट स्टेबल एंजाइना मतलब कि क्रोनिक आर्टरी डिजीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है। डैमेज कौन सी लेयर होती है? एंडोथेलियल लेयर। एंडोथेलियल लेयर डैमेज होगी, यहाँ पर फॉर्म सेल्स को भी आपने याद रखना है, कैल्सिफिकेशन भी आपने यहाँ पर याद रखना है। कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई सिंड्रोम। बच्चों कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई सिंड्रोम क्या है? कि आपका यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई बना, थ्रोम्बस बनी है, ये थ्रोम्बस एम्बोलाई बनाएगा। वो एम्बोलाई जहां जहां पर जाके डिपॉजिट होगा क्या करवाएगा? आपको एमआई करवा सकता है, आपके अंदर स्कीमिक स्ट्रोक काज करवा सकता है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द एम्बोलाई फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, अयोटिक डायसेक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। अयोटिक डायसेक्शन के अंदर पेशेंट क्या है? सीवियर चेस्ट पेन के साथ आता है, मतलब कि पेशेंट हाइपरटेंसिव होगा और बाद में सीवियर चेस्ट पेन उसको होना शुरू हो जाएगी और उसका बीपी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। पहले हाइपरटेंशन थी, अयोटिक डायसेक्शन, बैठे बैठे उसको क्या है? सीवियर चेस्ट पेन होना शुरू हो गई है, और फिर उसका बाद में क्या होता है? जो उसका बीपी है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अगर मेरे पास प्रोक्सिमल असेंडिंग अयोटा के अंदर डायसेक्शन है तो वो स्टैनफोर्ड टाइप ए है, अगर डिसेंडिंग में है तो स्टैनफोर्ड टाइप बी है। असेंडिंग वाले पेशेंट के अंदर आपने इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है, और जो आपका डिसेंडिंग है ये होता है यहाँ पर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करना है। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसेंडिंग के अंदर आपने क्या करना होता है? मेडिकल। असेंडिंग के अंदर सर्जरी करनी होती है क्योंकि ये ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है। आगे बच्चों है एंजिना। स्टेबल एंजाइना हो गया, अनस्टेबल हो गया, और हमारे पास वेजोस्पास्टिक है। वेजोस्पास्टिक आपको पता है एपिसोडिक होता है। स्टेबल क्या है? मतलब कि जब बंदा काम करता है तभी उसको पेन होता है। अनस्टेबल क्या है? जो हमेशा कंटिन्यू रहता है। तो वेजोस्पास्टिक एंजाइना वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट पूछा जाता है तो आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दें। ठीक है, आगे आते बच्चों हमारे पास ये इनमें से एमसीक्यू नहीं पूछा जाता। हाँ, ये है आपके पास एमआई की एवेल्युएशन की, कि अगर पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? एमआई हुआ है, और एमआई होने के बाद पेशेंट की पहले 24 घंटे में अगर डेथ है ना पेशेंट की, तो बच्चों याद रखना वेंटिकुलर अरिथमिया की वजह से हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये हमारे पास पूछा जाता है। इसके अलावा अगर 2 वीक्स के बाद तक पेशेंट के अंदर, मतलब 2 वीक्स के बाद पेशेंट में क्या हो सकता है, तो याद रखना है पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम हो सकता है। अगर उसकी वॉल्स रप्चर हो गई हैं, वो तो 3 to 14 डेज के दरमियान में उसकी ना, ये जो वॉल है ना ये दरमियान में रप्चर होती है, तो ये चीज़ याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि अगर पेशेंट की सडन डेथ होती है बच्चों, तो उसका रीजन हमारे पास क्या हो सकता है सर? दैट इज द वेंट्रिकुलर अरिथमिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, इतनी डिटेल के अंदर हम जा नहीं सकते, तो थोड़े थोड़े बस बट मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों एमआई को डायग्नोस करना है, सबको पता है कि हमने इसका क्या करना है? ट्रोपोनिन देखनी है। बच्चों ट्रोपोनिन आई आप इवन तो ईसीजी से भी पहले अगर आपने एमआई को डायग्नोस करना है ना, तो आपने ट्रोपोनिन आई की बेस के ऊपर ही करना है। हाँ हमें पता है सर ईसीजी के ऊपर चेंजेस नजर आती है हमारे पास, लेकिन अगर ईसीजी हमारे पास अभी नहीं अवेलेबल है या ईसीजी तक आपकी अप्रोच नहीं है, तो आप कार्डिक मार्कर के अंदर अगर आपको ट्रोपोनिन आई है तो डिक्लेयर कर देना पेशेंट आपका एमआई का। ठीक है जी, ईसीजी के ऊपर आपको एसटी एलिवेशन भी नजर आ सकती है, और एसटी एलिवेशन और एसटी डिप्रेशन आपको नजर आती है। ठीक है,
इसके अलावा एमसीक्यू पूछा जाता है कि पेशेंट को 3 साल पहले एमआई हुआ था और अब पेशेंट कैसे आ सकता है क्यू वेव के साथ, ठीक है जी। तो क्यू वेव आपको पोस्ट एमआई के साथ प्रेजेंट, पोस्ट एमआई वाले पेशेंट के अंदर आपको नजर आती है। नेक्स्ट है बच्चों ईसीजी से रिलेटेड एमसीक्यू ये पूछा जाता है कि अगर मेरे पास कौन सी लीड के ऊपर आपको कौन सा एमआई नजर आता है, तो काइंडली याद रखिएगा V1, V2 एंड V3। अगर आपको इनके अंदर एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन मिलता है, स्टेमिंग, अगर इनके अंदर आपको चेंजेस मिलती हैं V1 V2, तो ये एंटीरियर है बच्चों, एंटीरियर वॉल एमआई है। अगर आपको V5 V6, क्योंकि ये लेटरल साइड की तरफ जा रही है ना, तो लेटरल वॉल एमआई है। अगर AVF है, ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है इंफीरियर वॉल, इसमें एफ है ना, तो इंफीरियर में भी एफ है, तो इंफीरियर वॉल एमआई पेशेंट के अंदर हो सकता है, ठीक है जी। तो इन्हीं में से एमसी या इंटीरियर से पूछा जाता है या इंफीरियर से, या हमारे पास लेटरल से पूछा जाता है, तो ये इन लेट्स को आपने याद रखना है। आगे आते हैं जी, अरिथमिया में से एमसी कुछ पूछा जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में काइंडली याद रखना, अगर पी वेव एब्सेंट है तो एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। पेशेंट के अंदर आपने ट्रीटमेंट कैसे करना बच्चों, आपने बीटा ब्लॉकर्स देनी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देनी है, डाइजॉक्सिन आप दे सकते हो, और उसके बाद पेशेंट की आपने कार्डियोवर्जन करनी होती है। इसका पूरा मतलब ना गाइडलाइन होती है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो कार्डियोवर्जन करते हैं, अगर पेशेंट आपका स्टेबल है तो फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, और उसके बाद हम इसकी ना मतलब एब्लेशन थेरेपी करते हैं कि जहां पर एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स आ रही होती है ना, हम उसको काट देते हैं। पर जो एटीएल फ्लटर, एटीएल फिब्रिलेशन में पीवेव एब्सेंट होती है, और एटीएल फ्लटर के अंदर आपको देखो नजर आ रही मल्टीपल पीवेव नजर आ रही और रेगुलर रिदम के साथ आ रही है, तो एटीएल फ्लटर होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है सर, एटीएल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में हम क्या करते हैं, कैथेटर एब्लेशन करनी है, और जहां पर मतलब एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स होती है ना, ये सुपर एक्टिविटी आपकी न्यूरॉन्स की होती है, तो आपने उन न्यूरॉन्स को कट ऑफ कर देना है। वैसे आपने इस पेशेंट के अंदर अगर स्टेबल थेरेपी करनी है तो बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये चीजें आपने इसके अंदर करनी। कांडी याद रखिएगा, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो कार्डियोवर्जन करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे आते बच्चों सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, प्रोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसके अंदर आपने याद रखना है, अगर आपको नैरो क्यूआरएस नजर आ, आपने इसी चीज को, ये बज़वर्ड है, नैरो क्यूआरएस, नैरो क्यूआरएस है ना आपका, तो भाईजान पेशेंट आपका सुप्रावेंट्रिकुलर है, टैकीकार्डिया का है। ट्रीटमेंट सर इसका आपने क्या करना है, आपने एवी नोड पे इसके स्लो करना है, ठीक है जी। कैसे कर सकते हैं, वेगल मैनूवर देकर, एडिनोसिन, बच्चों एडिनोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो काइंडली ये याद रखिए। बाकी इसका डेफिनेटली ट्रीटमेंट तो जाहिर बात है आपने कैथेटर एब्लेशन करनी है, उन एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स को आपने काट देना है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, बच्चों वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर आपने याद रखना है, इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है। तो जो एंटी अरिथमिक ड्रग की पहली क्लास है ना 1A, जिसमें प्रोकेनामाइड है, तो बच्चों प्रोकेनामाइड इसके लिए हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम के अंदर। इस पेशेंट को आपने एडिनोसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह नहीं देते होते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर इस तरह की ईसीजी नजर आती है, तो ये जो आपको डेल्टा वेव नजर आ रही है ना, तो ये डेल्टा वेव बच्चों आपको नजर आती है वुल्फ पार्किंसन है वाइट सिंड्रोम वाले पेशेंट के, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में बच्चों सिंपल वाइड क्यूआरएस, वाइड क्यूआरएस, नैरो क्यूआरएस है तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अगर वाइड क्यूआरएस है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है जी। आगे टोर्से डी पॉइंटस, ठीक है जी। टोर्से डी पॉइंटस का क्या मतलब, ये देखो नजर आ रहा है आपको टोर्से डी पॉइंटस, ऐसे आपको वेव नजर आ रही है, तो ये भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की फॉर्म है, लेकिन इसमें पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। ट्रीटमेंट इसका पूछा जाता है, तो बच्चों ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या क्या याद रखना है यहाँ पर, कि सर हम इस पेशेंट को डिफिब्रिलेट करेंगे, और ट्रीटमेंट इसका मैग्नीशियम सल्फेट हम इसको देंगे। क्या अगर अनस्टेबल है तो डिफिब्रिलेट करना है, स्टेबल है तो मैग्नीशियम सल्फेट आपने देनी है, मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे आप उस पेशेंट को देते हो ना प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को, तो यहाँ पर भी आप टोर्सिडेज डी पॉइंट इसके अंदर भी दे सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट। आगे आते हैं बच्चों कौन कौन सी ड्रग, एंटी अरिथमिक, बीटा ब्लॉकर्स, एंटीसाइकोटिक्स, ये सारी ड्रग्स हैं जो टोर्सिडी पॉइंट से काज करवाती होती हैं। हार्ट ब्लॉक में से बच्चों एमसीक्यूज लगना है अपना। सबसे पहले अगर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो बच्चों कोई चेंज नजर नहीं आएगी, ठीक है जी, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। सेकंड डिग्री के अंदर दो टाइप्स होती है, मोबिस टाइप A1 और मोबिस टाइप 2। मोबिस टाइप 1 का भी आपने ट्रीटमेंट नहीं करना बच्चों, जो हम पेशेंट को पेस मेकर लगाते हैं ना, काइंडली याद रखिएगा वो मोबिस टाइप 2। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं सर, उस पेशेंट को हम पेस मेकर लगाते हैं। अब इनको आपने ईसीजी के ऊपर ढूंढना होगा। सबसे पहले अगर मेरे पास सेकंड डिग्री मोबिस टाइप 1 है ना, तो बच्चों देखो आपको जो पीआर इंटरवल है ये प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आएगा, पहले प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग, फिर आपके पास बीट एब्सेंट हो जाएगी।
सेकंड डिग्री के अंदर आप देखोगे तो आपको प्रोलोंगेशन नजर नहीं आती, डायरेक्ट आपकी बी टेप्शन है। और अगर आपको ईसीजी इरेगुलर सी नजर आती है, जिसका कोई मतलब के बाजू नहीं है, कि कोई इसकी टांग का नहीं पता चल रहा, इरेगुलर ईसीजी आपको थर्ड डिग्री में नजर आती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है लाइम डिजीज। लाइम डिजीज वाले पेशेंट के अंदर कौन सा हार्ट ब्लॉक नजर आता है बच्चों? तो वो आपको नजर आता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। और इसका आपने ट्रीटमेंट क्या करना है बच्चों? इसका आपने ट्रीटमेंट करना है पेस मेकर, मोबिस टाइप 2। ये देखो ना, मोबिस टाइप 2। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट के अंदर आपने पेस मेकर लगाना, बाकियों को आपने ठीक नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से हमसे कुछ नहीं पूछा जाता, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, ये आ गया ना आपका, जहां से हमसे कुछ पूछा जाना, कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, hypertrophic cardiomyopathy, and then we have the restrictive cardiomyopathy। restrictive cardiomyopathy बच्चों, डायलेटेड के अंदर आपने याद रखना है, जाहिर बात आपका हार्ट क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डायलेट हो जाता है। डायलेट के अंदर जीन का नाम पूछा जाता है, तो ये टीटी जीन का याद रखना है। टीटी जीन के अंदर म्यूटेशन आती है डायलेटेड के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा कौन सी ड्रग, इसकी कॉजेज क्या है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर ना डॉक्सीरूबिसिन का बहुत दफा पूछा गया, ये वाली जो कीमोथेरेपी की ड्रग है ना, तो डॉक्सीरूबिसिन आप डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाती है, हाइपरट्रोफी नहीं लगाना आपने। इसके अलावा अगर कोक्सैक्सी वायरस की वजह से इन्फेक्शन है, अगर आप कोकेन का इंटेक कर रहे हो, चिघास डिजीज है आपको, अस्कीमिया है, तो इन सब की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पेशेंट के अंदर हो सकती है। पूछा क्या जाता है इसकी फाइंडिंग्स, कि आपको S3 हार्ट साउंड किसके अंदर सुनाई देती है, तो वो डायलेटेड है। मैं आपको पहले रीजन बता चुका हूँ, S3 के ऊपर हमने पूरा एक मतलब वीडियो बनाई हुई है, कि जब भी आपके पास डायलेशन होती है ना, तो ब्लड शंट करता है आपके हार्ट के अंदर, इसकी वालों से वॉल से टकराता है, जिसकी वजह से आपको S3 हार्ट साउंड है सुनाई देती है। बच्चों, अगर आपके पास एथलीट होगा, एथलीट की अगर सडन डेथ होती है तो उसकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर पेशेंट की बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसको हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं, तो उसके अंदर भी आपका हार्ट क्या होता है, डायलेट होता है। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, इस पेशेंट को आपने सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करवानी है, सोडियम आपने नहीं देना, एसी इनहिबिटर्स दो, बीटा ब्लॉकर्स दो, जो हार्ट फेलियर के लिए हम ड्रग यूज करते हैं साल्टोबिट्रल दे सकते हो आप इस पेशेंट के अंदर, मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर स्पाइरोनोलैक्टोन दे सकते हो, ठीक है जी। तो मतलब सारी आपने ब्लॉकर देनी है, लेकिन आपने इसको सोडियम नहीं देनी। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी के अंदर बच्चों S4 हार्ट साउंड आपने सुनाई देनी, याद रखनी है। और हाइपरट्रॉफी के अंदर सडन डेथ होती है पेशेंट की, काइंडली याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सडन डेथ होगी तो वो हाइपरट्रॉफी की वजह से। कौन सा मर्मर साउंड सुनाई देती है आपको बच्चों? S4 इसके अंदर साउंड सुनाई देती है, ठीक है जी। ट्रीटमेंट इसका आपने क्या करना है भाई? ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बीटा ब्लॉकर देनी है कि अरिथमिया ना हो जाए। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हो आप इस पेशेंट के अंदर। और आपने क्या नहीं देना, वैजोडाइलेटर आप इस पेशेंट को नहीं देते हो, ठीक है जी। आगे आते हैं रिस्ट्रिक्टिव। भाई रिस्ट्रिक्टिव के अंदर जितनी भी चीजें इन्फ्लामेटरी डिजीजेज है ना, इन्फ्लामेटरी डिजीजेज है, जैसे आपके पास है फाइब्रोसिस है, एमाइलोडोसिस है, सार्कोडोसिस है, तो इन सब की वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी आपको हो सकती है। बच्चों, हार्ट फेलियर, अगर आपको राइट साइड का हार्ट फेलियर या लेफ्ट हार्ट का फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो आपको पेरिफेरल सिम्टम्स आएंगे। कई दफा मैंने बताया वो क्या आएगी, पेरिफेरल, मतलब उसमें पीटिंग एडीमा नजर आएगा। अगर पेशेंट के अंदर सॉरी, अगर पेशेंट का क्या है, राइट हार्ट फेल है, राइट हार्ट अगर उसका फेल है, एंड ऑन द अदर हैंड लेफ्ट हार्ट फेल है, राइट हार्ट फेल होने की वजह से आपको पेरिफेरल एडीमा नजर आता है, नटमैग लीवर नजर आएगा, असाइटस नजर आएगा। लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो आपको पल्मोनरी सिम्टम आएंगे, ठीक है जी। जब भी पल्मोनरी सिम्टम होगी तो आपने लेफ्ट हार्ट को लगाना, ठीक है। बाकी इसका ट्रीटमेंट क्या है, डाइजोक्सिन दे सकते हो, साइक्लोबिट्रिल ड्रग देते हो, सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करवानी है आपने इस पेशेंट के अंदर, ये इसका हम क्या कहते हैं ट्रीटमेंट, स्पाइरोनोलैक्टोन, मतलब डायरेटिक्स भी देते हैं फ्लूइड को बाहर निकालने के, ठीक है। तो यही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखा। लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो पल्मोनरी सिम्टम, ऑर्थोपिनिया, नॉक्टर्नल डिस्निया, पल्मोनिया एडिमा। राइट हार्ट फेलियर है, पेरिफेरल सिम्टम, ये सारी पेरिफेरल सिम्टम पेशेंट के अंदर आपको। आगे बच्चों आता है शॉक। शॉक में से भी आपको पता है एमसीक्यूज आता होता है नाली के अंदर। तो बच्चों, हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर आपने याद रखना, फ्लूइड आपका कम हो जाता है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपका ड्रॉप हो जाता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। क्योंकि देखो फ्लूइड कम है, हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा, हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा तो लंग्स की तरफ कम ब्लड है, लंग्स की तरफ कम है तो आपके लेफ्ट लेफ्ट हार्ट साइड की तरफ भी जो ब्लड है वो आपके पास कम होगा, ठीक है। इसकी वजह से पल्मोनरी कैपिलरी वेज आपको कम मिलता है। कार्डियोजेनिक शॉक, बच्चों कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर फ्लूइड का मसला नहीं है, आपका हार्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कॉन्टैक्टिविटी कम होती है, देखा। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपका इसके अंदर इंक्रीज होता है, और ये बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंक्रीज हो जाता है,
क्योंकि ब्लड आगे पुश नहीं कर रहा होता आपका हार्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है बच्चों, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक किसकी वजह से हो सकता है? जो ऑब्स्ट्रक्शन काज करेंगी, पल्मोनरी एडिमा है, टेंशन निमोथोरेक्स है, कार्डिक टेम्पोनेट है, तो सारी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक करेंगी जिस वजह से आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी, पेशेंट के अंदर है शॉक की सिम्टम होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। शॉक की सिम्टम आपको पता है ना, पेरिफेरल टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनकी परफ्यूजन कम है, आपको उनसे रिलेटेड सिम्टम नजर आ सकते हैं, जैसे हेडेक हो गया है, ब्लरी विजन हो गई है, किडनी की तरफ ब्लड कम जाएगा, ओलिक यूरिया होगा, और पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये शॉक के सिम्टम्स होती हैं जो आपने याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में एनाफ्लेक्टिक शॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेप्टिक शॉक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो इस पेशेंट के अंदर हमारे पास ना वार्म बॉडी नजर आएगी आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर हार्ट का मसला नहीं है, यहाँ पर मसला ये कि आपके पास ना ब्लड लीक आउट हो रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर आपके पास लीक आउट होता है, ठीक है। कार्डिक टेम्पोनेट है बच्चों, बैक्स ट्राइएड को आपने याद रखना है। बैक्स ट्राइएड हमारे पास क्या होता है, जोगुलर वीनस डिस्टेंशन होगी, मफल्ड हार्ट साउंड होंगे, और बीपी उसका क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो ये हमारे पास होता है कार्डिक टेम्पोनेट। इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है तो आपने फ्लूइड को निकालना, ठीक है जी। पल्सस पैराडॉक्सिस आपको पता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से अगर ज्यादा कम हो जाए तो उसको पल्सस पैराडॉक्सिस कहते हैं। सिनकोप, अगर पेशेंट सडनली क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए, उसको हम सिनकोप कहते हैं। और इससे क्या रीजन, अगर बंदा बहुत देर तक खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड है, या एक बंदा उसकी फ्लाइट बहुत लंबी थी, तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर पेशेंट के अंदर आपको सिनकोप नजर आ सकता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है बच्चों, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपने क्या याद रखना है, बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं। अगर उसको टीथ वाली सर्जरी हुई है तो वो विरिडेंट्स होंगे, अगर उसको क्लोन कैंसर है तो स्टेप्टोकोकस बॉबिस, स्टेप्टोकोकस बॉबिस होगा उसका, मतलब ये बैक्टीरिया आपने यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा आपने इस पेशेंट की सिम्टम याद रखनी है। सिम्टम क्या है सर, पेशेंट के अंदर हो सकती है दो टाइप की सिम्टम होती है, एक वस्कुलर सिम्टम होती है, एक इम्यूनोलॉजिक सिम्टम होती है, ठीक है। वस्कुलर, इम्यूनोलॉजिक, एक एक हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वही है पटेकिया, सप्लिंटर हेमरेज है, जेनवे लीजेंस है, तो ये सारी लीन्स आपको इसके अंदर नजर, ओस्लर नोड है, उसके बाद रोज स्पोर्ट्स हैं जो आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आती हैं। रूमेटिक फीवर बच्चों, रूमेटिक फीवर में आपने जॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहले पेशेंट को ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से इंफेक्शन होगा थ्रोट का, उसके बाद पेशेंट आपके पास आएगा जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम होगी, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, नड्यूल से हो सकते हैं, एरिथेमा मार्जिनेटम हो सकता है, सिद्धांत कोरिया, सबसे इंपॉर्टेंट है सिद्धांत कोरिया। सिद्धांत कोरिया होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड्स एंड फीट, ठीक है। तो सिद्धांत कोरिया के साथ अगर पेशेंट आपके पास आता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के साथ है, स्किन के ऊपर रैशेज हैं, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, कुछ दिन पहले उसको इन्फेक्शन हुआ, तो पेशेंट आपके पास है रूमेटिक फीवर का होगा। इसका ट्रीटमेंट और प्रोफिलैक्सिस पूछी जाती है, तो रूमेटिक फीवर वाले पेशेंट को आपने याद रखना है पेनिसिलिन। हम इस पेशेंट को क्या देते हैं, पेनिसिलिन, ये बात याद रखना, ठीक है। अक्यूट पेरिकार्डाइटिस, अक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर आपने याद रखना है डिफ्यूज ईसीजी आपको नजर आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या नजर आती है इसके अंदर, डिफ्यूज, पूरी ईसी जो है ना वो आपको सारी क्या एलिवेशन नजर आती है, डिफ्यूज ईसीजी, ठीक है। ट्रीटमेंट बच्चों आप इसका क्या कर सकते हो, सर हम इसको एनसिड देंगे, कॉल्चिसिन देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, और डायलिसिस करेंगे इस पेशेंट का, ठीक है जी। तो ये ट्रीटमेंट है बच्चों, ये एनसिड याद रखने हैं। तो पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर हम एनसिड देते होते हैं, काइंडली काइंडली याद रखिएगा। अगर आपके हार्ट के ट्यूमर्स की बात की जाए तो बच्चों ट्यूमर्स में हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, मिक्सोमास। आपका जो लेफ्ट एटीएम है, लेफ्ट एटीएम के अंदर ये आपके पास ट्यूमर बना होता है, ठीक है जी, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्सोमा। पूछा जाता है कि यहाँ से कौन सी इंटरल्यूकन रिलीज होती है, तो इंटरल्यूकन 6 रिलीज होती है। रेप्टोमायोमा, बच्चे अगर होंगे तो बच्चों के अंदर रेप्टोमायोमा होगा, और इसकी हमारे पास लोकेशन क्या हो सकती है, ये आपके हार्ट के वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। अगर बच्चा है, बच्चे के वेंट्रिकल्स के अंदर इतना बड़ा ये ट्यूमर होता है, तो इसको हम रेप्टोमायोसिस कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। डीवीटी, डीवीटी के अंदर मैंने आपको बिट्यू ट्राइएड बताया हुआ है, एक चारको ट्राइएड आपने याद रखना है, जिसमें पेशेंट के अंदर कोलेंजाइटिस वाला पेशेंट है ना, उसमें पेशेंट को फीवर होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी, जॉन्डिस होगा, ठीक है जी। वो आपके पास क्या है, चारको ट्राइएड, चारको ट्राइएड, चारको ट्राइएड में क्या होता है, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, और पेशेंट के अंदर फीवर होगा, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, चारको ट्राइएड, जो आपको कोलेंजाइटिस में नजर आता है, ठीक है। जहां पर आपको नजर आता है विर्चू ट्राइएड, विर्चू ट्राइएड का मतलब होता है पेशेंट स्टेसिस में है, हाइपर कोagulatory स्टेट या एंडोथेलियल डैमेज, ठीक है। एक एक मतलब के पॉइंट के ऊपर हमने मतलब घंटे घंटे की डिस्कशन की हुई है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ सुपरफिशियली रिव्यू करना है, विर्चू ट्राइएड शी से याद रखना होगा, ठीक है। आपने पेशेंट के अंदर आपने डीवीटी वाला पेशेंट है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है बच्चों, ट्रीटमेंट के अंदर आपने पेशेंट को हेपरिन देनी है, हेपरिन से अगर काम नहीं चल रहा है तो आप पेशेंट को दोगे इनोक्साप्रिन,
इनोक्साप्रिन से भी काम नहीं चल रहा, वारफ्रीन दोगे। अगर पेशेंट हेपरिन या वारफ्रीन को आप नहीं दे सकते तो आप पेशेंट को दूसरी एंटीकोगुलेंट्स की तरफ लेके जा सकते हो, जैसा कि रिवारोक्साबीन की तरफ जा सकते हो या एपिक्साबैन की तरफ जा सकते हो, तो ये भी आपके पास एंटीकोगुलेंट्स है। अगर पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आता है, पेशेंट है ब्लीडिंग के साथ आता है, तो एंटीकोगुलेंट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एंटीकोगुलेंट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो सर फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर आपने उस पेशेंट को देना है इंफीरियर वेना केवा फिल्टर। तो आपने फिर इसको इंफीरियर वेना केवा फिल्टर लगा देते, ठीक है, ये बात आपने यहाँ पे याद रखी। आगे आते हैं बच्चों ट्रीटमेंट। प्राइमरी हाइपरटेंशन है, वही बात, आप थायाजाइड्स दोगे पेशेंट के अंदर, एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन, रास इनहिबिटर्स आता देते हैं। हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट है तो आपने बीटा ब्लॉकर्स को थोड़ा सा ख्याल से देना होता है इस पेशेंट को। डीकम्पनसेटेड हार्ट के अंदर हम नहीं देते, ठीक है, बाकी एसी इनहिबिटर्स से बीटा ब्लॉकर्स ये सारे देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स याद रखिएगा, बीटा ब्लॉकर्स मोर्टेलिटी को कम करते हैं। सीधा एमसीक्यूज आपकी एनआरई पर, कौन सी ड्रग्स हैं जो आपके पास मोर्टेलिटी को कम करती है, तो आपके पास बीटा ब्लॉकर्स है, याद रखिएगा। हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज मेलाइटिस अगर पेशेंट को, तो ड्रग ऑफ चॉइस एसी इनहिबिटर्स हैं, जहां अरब्स हम दे सकते हैं। एसी इनहिबिटर अगर पेशेंट को कफ वगैरह हो रही है तो फिर हम पेशेंट को अब्स के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है जी। इस पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट में आपने बीटा ब्लॉकर्स नहीं दी, ये बात याद रखिएगा। अगर एस्मा वाला पेशेंट है तो नॉन सिलेक्टिव का जो बीटा ब्लॉकर्स है ना वो आपने नहीं देनी, सिर्फ सिलेक्टिव का बीटा ब्लॉकर्स देनी है। और इसके अलावा एस्मा वाले पेशेंट के अंदर बच्चों आपने एसी इनहिबिटर भी नहीं देनी, क्योंकि दोनों का साइड इफेक्ट क्या है, कफ। एस्मा वाला पेशेंट के अंदर भी कफ होती है, एसी इनहिबिटर का भी साइड इफेक्ट है कि आपके पास कफ आती है, इसलिए हम एस्मा वाले पेशेंट को एसी इनहिबिटर्स नहीं देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास है बच्चों, हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी। तो बच्चों इसमें हाइड्रिलाजिन, मिथाइल डोपा, लबिटाल और नेफिलिपिन। ड्रग ऑफ चॉइस मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा नहीं है तो लबिटाल, ठीक है जी, दोनों में से एक ड्रग वहां पर जरूर लिखी होती है। आगे नाइट्रेट्स आप सबको पता है, नाइट्रेट्स हम कहाँ पर यूज करते हैं सर, नाइट्रेट्स को हम एनजी मतलब इसके एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है फोस्फोडाइएस्टेस 5 इनहिबिटर सेल्डीनाफिल, याद आ रहा है बच्चों, जगह जगह पर लिखा हुआ है। सेल्डीनाफिल के साथ आपने नाइट्रेट्स नहीं देने होते, ठीक है जी। बाकी नाइट्रेट्स को आप कहाँ पर इस्तेमाल करोगे, एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम मतलब अंजाइना के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बच्चों दो टाइप्स के होते हैं, नॉन डाई हाइड्रोपेरिमिडीन एंड द डाई हाइड्रोपेरिमिडीन। तो जब आपके पास डाई हाइड्रोपेरिमिडीन है जिसमें आपके पास क्या क्या आता है, एम्लोडिपिन, क्लेविडिपिन, नेफिडिपिन है, ये डाई हाइड्रोपेरिमिडीन ड्रग्स होती है। नॉन कौन सी है बच्चों, डेल्टियाजम एंड विरापामिन, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आपने पेशेंट को देनी है नॉन डाई हाइड्रोपेरिमिडीन, क्योंकि नॉन डाई हाइड्रोपेरिमिडीन हार्ट के ऊपर ज्यादा काम करती है। अगर ब्लड वेसल में प्रॉब्लम है तो उसके अंदर आपने डाई हाइड्रोपेरिमिडीन देनी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर पेशेंट में हेमरेज होता है तो कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देनी, तो बच्चों आपने उस पेशेंट को देनी है निमोडिपिन। कौन सी, नीमो। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसमें एम आ रहा है ना, जिस पेशेंट ड्रग के अंदर एम आ रहा है, वैसे तो सबके अंदर आ रहा है लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर एम आ रहा है, तो इस पेशेंट को आपने, जो पेशेंट आपका हेमरेज का होगा ना, उस पेशेंट को आपने निमोडिपेन देनी है, ड्रग ऑफ चॉइस है, कांडी याद रखिएगा, एमसीक्यूज इसमें से पूछा जाता है। बाकी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स के अंदर ना एक साइड इफेक्ट आपने याद रखना है, वो है विरापामिल का। बच्चों विरापामिल क्या करवाती है, गायनिकोमेस्टिया। हाइड्रिलाजिन बच्चों, हाइड्रिलाजिन हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करती है, आरटीओ उसके ऊपर ज्यादातर लगती है। इसका साइड इफेक्ट हमारे पास क्या है बच्चों, इसका साइड इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास स्किन ये फ्लशिंग करवाती है, ठीक है, हेडिक फ्लशिंगनेस वगैरह जो करवाती है। और कौन सी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं सर, अगर बीपी मेरे पास 180/20 से ज्यादा है बच्चों, वहां पर नाइट्रोक्लोसाइड और फिनोल्डोपाम, ज्यादा बेहतर ड्रग कौन सी है, नाइट्रोक्लोसाइड है। लेकिन नाइट्रोक्लोसाइड का एक साइड इफेक्ट है, वो क्या, नाइट्रोक्लोसाइड काज करती है हमारे पास सायानाइड की पॉइजनिंग, ठीक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखें। अगर नाइट्रेट आपके अंजाइना को ठीक नहीं करती, नाइट्रेट्स अगर अंजाइना को ठीक नहीं करती तो आपने देनी है रेनोलाजिन। रेनोलाजिन कब देते हैं, रिफ्रैक्टरी अंजाइना के लिए, ठीक है, ये काइंडली बात आपने याद रखनी है। सैक्यूबिट्रिल का भी इस्तेमाल करते हैं, सैक्यूबिट्रिल हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, स्टैटिन्स और फाइब्रेट्स को कभी भी आपने इकट्ठा नहीं देना, स्टैटिन्स और फाइब्रेट्स को आपने इकट्ठा नहीं देना, क्योंकि ये दोनों काज क्या करवाती है, मायोपैथी और हिपैटोटॉक्सिसिटी, ये कठिन देने।
ज्यादातर देखो एनआरई के लेवल के अंदर ना आपने स्टैटिन तक सी रहना है, कि अगर मैंने लिपिड्स को लोअर करना है ना, तो जो ड्रग ऑफ चॉइस आपने लगानी वो स्टैटिन सी लगानी जाता है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों अगर हमने कौन सी ऐसी ड्रग है जो आपके पास फैट सोल्युबल बीटा मतलब ये एडी को कम करवाती है, मतलब पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ला सकती है, वो आपके पास क्लोरिसिलामिन, कोली कोलिसिवालिम या कोलिस्टियोपल, जिसको हम बाइलेटरल रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है जी, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने। कौन सी ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल की रीअब्जॉर्प्शन कम करती है, वो आपकी एजिथ्रोमाइब है। कौन सी ड्रग है, कौन सी ऐसा विटामिन है जो लिपिड्स को कम करता है, तो वो विटामिन B3 है, जिसको हम नियासिन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बाकी हम आपके पास वो सिंपल है, अपने स्टैटिन को और फाइब्रेट्स को जरूर याद रखना है बच्चों। जो आपके फाइब्रेट्स हैं ये क्या काज करवाते हैं, गाल स्टोन। पूछा जाए ना कि कौन सी लिपिड लोरिंग ड्रग्स हैं, कौन सी लिपिड लोरिंग ड्रग्स हैं जो गाल स्टोन काज करवाती है, तो आपकी ये गिमफिब्रोजल और फिनोफाइब्रेट्स है, मतलब कि जो आपके पास फाइब्रेट्स हैं ये गाल स्टोन की फॉर्मेशन करवाते हैं, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आगे जी डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन को कब इस्तेमाल करोगे बच्चों, हार्ट फेलियर के अंदर, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं मतलब कि ऐसे नोड की डिप्रेशन के लिए। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर अगर इस्तेमाल करें तो इसके साथ बीटा ब्लॉकर्स को भी इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, ठीक है। डाइजॉक्सिन के साथ आपने कॉम्बिनेशन के अंदर बीटा ब्लॉकर जरूर देते हैं। साइड इफेक्ट इसके क्या है बच्चों, इसका ये साइड इफेक्ट बहुत पूछा जाता है, आइज वाला डॉक्टर विदत ब्लू येलो आइज, यहाँ से एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा ब्लू येलो आइज हमारी डाइजॉक्सिन का असर करती है, ठीक है। हाइपोकलीमिया वाले पेशेंट को आपने डाइजॉक्सिन नहीं देनी, रीनल फेलियर वाले पेशेंट को आपने डाइजॉक्सिन नहीं देनी। डाइजॉक्सिन का एंटीडोट कौन सा है, डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो कौन सा हम दे सकते हैं पेशेंट के अंदर बच्चों, वो है मैग्नीशियम एंटी डाइजॉक्सिन फैब फ्रेगमेंट, या पेशेंट को आप दे सकते हो कार्डिक पेशेंट, तो ये इसका एंटीडोट याद रखना है, एंटी डाइजॉक्सिन फैब फ्रेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एंटी एरिथमिक ड्रग्स में से मेरा नहीं ख्याल आपकी एमियोड्रोन के अलावा कहीं से एमसीक्यू पूछा जाता है, तो ये जो एमियोड्रोन है, कहाँ गई ब्यूटीफुल एमियोड्रोन, हाँ ये देखो, एमियोड्रोन से साइड इफेक्ट पूछा जाता है, एमियोड्रोन का पूछा जाता है, तो ये थर्ड क्लास की है, तमाम चैनल्स को ब्लॉक करती है, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, तमाम चैनल्स को ब्लॉक करती है। और आपकी एमियोड्रोन को देने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे, PFT, LFT, TFT ये सारे टेस्ट करवाते होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर किसी पेशेंट का पहले लंग्स फेल है, हार्ट लीवर फेल है, तो हमने उस पेशेंट को एमियोड्रोन है नहीं देनी होती। एडिनोसिन मैं बता चुका हूँ, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मैग्नीशियम आपने कब देनी है, टॉर्च से डीप पॉइंट टेस्ट के अंदर आपने देनी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपका जो सीवीएस है, सीवीएस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आफ्टर 5 मिनट्स मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे एंड ऑफ लाइन को डिस्कस कर लेंगे।